हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेट लेजिस्लेचर। एक बार जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। हेलो विशाल, चंद्रेश, सौरभ, चंदन, अजेंद्र, हीना, जया, अभिषेक, श्वेता, अनु, मृत्युंजय, अरविंद, राकेश, आयुष। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कुछ जैसे आर्टिकल्स हैं, लाइक आर्टिकल 122। व्हाट आर्टिकल 122 सेज। कुछ दो चार इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पहले हम इसे लिख लेते हैं, फिर हम लोग गवर्नर के अन्य पावर की बात करेंगे। आर्टिकल 122 ये कहता है पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स का, यानी जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स है, संसद की जो गतिविधियां हैं, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स का किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकता है। किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। जो भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स है उसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। कहां पर सुनवाई नहीं हो सकती है? पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स का किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती है। इसके बाद इसी तरह आर्टिकल 212 ये कहता है स्टेट लेजिस्लेचर के, यानी जो राज्य विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग्स का, यानी कि जो राज्य विधानमंडल की कार्यवाही है का किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकता है। इसके बाद जानते हैं कि आप लोग आर्टिकल 112, इसमें किसकी बात करी गई है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि संघ के सरकार की, केंद्र के सरकार का बजट, ये किसमें है? आर्टिकल 112 में। इसी तरह दोस्तों याद रखिएगा आर्टिकल 202 इट टॉक्स अबाउट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण किसका? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार भी अपना बजट प्रेजेंट करती है अपने पूरे वर्ष के आय और पूरे वर्ष के खर्चों के लिए। तो उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट जो अपना बजट प्रेजेंट करती है वो किस प्रोविजन के तहत? बाय प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 202। और यूनियन गवर्नमेंट जो अपना बजट प्रेजेंट करती है वो कैसे? बाय द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 112। ओके, इसे आप लोग लिखेंगे, फिर हम लोग बात करते हैं सम अदर पावर्स ऑफ गवर्नर एंड देन वी विल मूव टू स्टेट लेजिस्लेचर। पहले आप इतना लिखो, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट तक मूव करेंगे। मृत्युंजय, यू आर हियर टू स्टडी, यू आर हियर टू आस्किंग सच क्वेश्चंस। अगर आप रेगुलर हैं क्लास में तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बाय 15th ऑफ अप्रैल योर सिलेबस विल बी फिनिश्ड। 15 अप्रैल तक आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ना? तो क्या बार बार सवाल पूछने से ऐसा क्या होगा बताइए? नीचे दो लाइन इसकी हिंदी है केंद्र सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण, और इसका हिंदी है राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना? ठीक है, हमारा स्टेट लेजिस्लेचर आज कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास अब ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। हाई कोर्ट है वो एक दिन में हो जाएगा, हाई कोर्ट। फिर इसके बाद सेंटर स्टेटुलेशन, ऑलरेडी मैंने एक एक चीज बता रखा है कि किस दिन हम लोग का क्या कंप्लीट होगा। फिर भी आप ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछते सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, रोज मैं यही डिस्कस करूं टॉपिक के अलावे? रेगुलर रहा करो क्लास में। नेक्स्ट है, याद रखिएगा अदर पावर्स ऑफ गवर्नर। अदर पावर्स ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की अन्य शक्तियां।
याद रखिएगा प्रेसिडेंट, गवर्नर अपॉइंट, गवर्नर इज, पहले लिख लीजिएगा, गवर्नर इज चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। जो स्टेट यूनिवर्सिटी होता है ना, यहां पर ध्यान से समझिएगा, राज्य का अपना यूनिवर्सिटी होता है जो राज्य सरकार बनाती है कुछ यूनिवर्सिटी को, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक, जो स्टेट यूनिवर्सिटी होता है उसके चांसलर कौन होते हैं? ठीक, याद रखिएगा, जो स्टेट की यूनिवर्सिटी होते हैं उसके चांसलर कौन होते हैं? वो होते हैं गवर्नर होते हैं। लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है, लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ये सभी क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। उसके चांसलर कौन होते हैं? उसके चांसलर प्रेसिडेंट होते हैं। और याद रखिएगा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, केंद्र सरकार, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो होता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो होता है, उसके वाइस चांसलर को, उसके वीसी को, उसके कुलपति को, चांसलर को बोलते हैं कुलाधिपति, है ना। हिंदी में मैं बोल दूंगा, लिख लीजिएगा, ये राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, उसके चांसलर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। याद रखिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होते हैं उसके वाइस चांसलर को, उसके कुलपति को कौन नियुक्त करते हैं? वो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, याद रखिएगा, ये स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलपति, स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, या फिर जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, कुलपति, वाइस चांसलर को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। वाइस चांसलर को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। जैसे देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है, इफ एनी एमपी इज डिस्क्वालीफाइड एक्सेप्ट एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी किसी एमपी को अगर दल बदल कानून के अलावे किसी अन्य ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई करना है तो उसका निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति। लेकिन प्रेसिडेंट हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को किससे एडवाइस लेना पड़ता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी एडवाइस होता है, जो भी रिपोर्ट होता है, जो भी सलाह होता है, उसको मानना जरूरी होता है। यस और नो? इन सेम वे, इफ एनी एमएलए और इफ एनी एमएलसी, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल is to be disqualified, then who will take decision except anti-defection law? यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के इतर अगर किसी अन्य आधार पर किसी एमएलए या एमएलसी को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है तो उसके संबंध में डिसीजन कौन लेंगे? गवर्नर। एंड गवर्नर को भी किससे सलाह लेना पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से या स्टेट इलेक्शन कमीशन से? बताइए किससे सलाह लेना पड़ेगा? आप लोग कमेंट में थोड़ा दिमाग लगा के बताना। याद रखिएगा, अगर किसी एमएलए या एमएलसी के डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में, के डिस्क्वालिफिकेशन के निर्णय लेना है तो ये गवर्नर लेते हैं। लेकिन एक्सेप्ट एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि एक्सेप्ट एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों? क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून के मामले में किसके पास अधिकार है? वो है प्रेजाइडिंग ऑफिसर के पास। यानी अगर एमएलए है तो उसके केस में जो विधानसभा का स्पीकर होगा वो लेगा। अगर कोई एमएलसी है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मतलब चेयरमैन होगा वो लेगा। अब यहां पर कई बच्चे बता रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन और कुछ बच्चे बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था ताकि जो बच्चे ये स्टेट इलेक्शन कमीशन बता रहे हैं उनका डाउट क्लियर हो। देखिए, जब हम बात करते हैं एमएलए का चुनाव, एमएलसी का चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। यस और नो? स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है? वो पंचायतों के चुनाव कराता है, वो म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एमएलए और एमएलसी का चुनाव कराता है। इसलिए इसका जो चुनाव कराता है हम भाई उससे पूछेंगे ना। जब स्टेट इलेक्शन कमीशन इसका चुनाव ही नहीं करा रहा है तो कैसे हम स्टेट इलेक्शन कमीशन से क्यों पूछें, है ना? तो यहां पर
डिसीजन किससे लिया जाएगा? सलाह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सलाह लिया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सलाह जो है, इंडिया से सलाह लेना पड़ता है, और इनका जो सलाह है वो क्या होता है? बाध्यकारी होता है ना? इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई सभी को? पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। सर, वेस्ट बंगाल में ममता दीदी ने यूनिवर्सिटी के वीसी के लिए कोई अमेंडमेंट कर रही है, खुद वीसी के पद में होना चाहता है। इट इज पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल स्वरूप। व्हाई नॉट? बिकॉज स्टेट यूनिवर्सिटीज की स्थापना स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा होती है, स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के द्वारा होती है, और वो कर सकती है। हाँ, जो उसके जो वाइस चांसलर है वो क्या कहते हैं? वीसी। चांसलर नहीं, चांसलर तो गवर्नर ही होंगे, बट वीसी है ना। फिर से आप देखो आ गया ये। मतलब कहां से आते हो तुम लोग? ये नावी समथिंग इस तरह के जो बच्चे आते हैं, कहां से आते हैं भाई? किस ग्रह से आते हो भाई तुम लोग? यार तुमको मैंने कितनी बार तुम लोगों से बताया कि प्लीज इस तरह के सवाल मत पूछिए, फिर भी कुछ लोग है ना कहते हैं कि सर मैं आदत से मजबूर हूं, मैं इसलिए क्लास में आता हूं ताकि इस तरह के सवाल पूछ सकूं। सर, स्टेट यूनिवर्सिटीज के अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग वीसी होता है। यस, अलग अलग वीसी होता है। जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट, मान लीजिए स्टेट के अंदर अगर 10 स्टेट यूनिवर्सिटी है, सबके वाइस चांसलर अलग अलग होंगे, है ना? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, इफ एनी बिल, मतलब ऐसे अगला लिख लीजिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा यानी कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पास किया गया कोई बिल, राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया कोई बिल गवर्नर के एसेंट के बाद, गवर्नर के एसेंट के बाद यानी कि गवर्नर के सहमति के बाद क्या बनता है? कानून बनता है। गवर्नर के सहमति के बाद एक्ट बनता है। यानी कि अगर कोई बिल, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया, कोई बिल पारित किया, तो याद रखिएगा वो बिल तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक कि उस पर गवर्नर अपना सहमति नहीं दे दे। सर, व्हेन एनी बिल इज प्रेजेंटेड टू गवर्नर देन व्हाट ऑप्शंस गवर्नर है, यानी कि जब किसी बिल को गवर्नर के सामने रखा जाएगा तो गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे। तो याद रखिएगा, जब किसी बिल को स्टेट लेजिस्लेचर से पास कर, यानी राज्य विधानमंडल से पास कर गवर्नर के पास भेजा जाता है, गवर्नर के पास भेजा जाता है, तो गवर्नर के पास भेजा जाता है तो पहला, गवर्नर इस पर सहमति दे सकता है, यानी असेंट दे सकता है। गवर्नर कैन गिव हिज असेंट। गवर्नर इस बिल को रिजेक्ट कर सकता है, गवर्नर इस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। गवर्नर कैन रिजेक्ट दिस बिल। थर्ड, गवर्नर कैन सेंड दिस बिल फॉर रिकंसिडरेशन। गवर्नर इस बिल को पुनर्विचार के लिए, गवर्नर इस बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। These are what? These are veto powers of governor। इसी में क्या है? गवर्नर का वीटो पावर। यही क्या है? गवर्नर का वीटो पावर।
कि गवर्नर कैन रिजेक्ट दिस बिल। ओके, गवर्नर जो है बिल को क्या कर सकते हैं, उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं। गवर्नर उस बिल को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। और गवर्नर क्या कर सकते हैं, उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। और एक ऑप्शन प्रेसिडेंट के पास हुआ करता था, प्रेसिडेंट कैन डिले बिल, यानी कि प्रेसिडेंट जो है बिल पर सहमति देने से क्या कर सकते हैं, देरी कर सकते हैं उसमें। एंड गवर्नर के पास यहां पर एक ऑप्शन है जो कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद का बहुत बड़ा मुद्दा है। सर क्या है ऑप्शन गवर्नर के पास, कि गवर्नर किसी भी बिल को किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के लिए क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा सर, गवर्नर कह सकते हैं कि ये जो बिल है ना, ये बिल हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखेंगे। हाँ, किसने कहा नितेश, गवर्नर जो प्रेसिडेंट कैन नॉट रिजेक्ट एनी बिल, प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट एनी बिल, है ना। मनी बिल को प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकते हैं। किसने कह दिया कि प्रेसिडेंट किसी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये सारी बातें किधर है, ये सारी चीजें किधर है, ये सारी बातें हैं आर्टिकल 200 में। आर्टिकल 200 टॉक्स अबाउट वीटो पावर ऑफ गवर्नर। गवर्नर और प्रेसिडेंट के जो मतलब पावर में क्या डिफरेंस है, कि गवर्नर जो है ना वो किसी भी बिल को किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख सकते। कहता है कि ये देखो, ये हमारे बस का मामला नहीं है, ये हमारे बस का चीज नहीं है, हम इसे क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखेंगे। अब मान लीजिए कि स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करके गवर्नर के पास भेजे, और गवर्नर हर बिल को क्या करे, सेंटर के राष्ट्रपति के पास रेफर कर दे। ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा कई मामलों में ऐसा होता है कि लगता है ना अगर कि इस बिल को नहीं हमें बनने देना है कानून, वो क्या करेंगे, वो उसे क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख देंगे। अब जैसे किसी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखा, फिर वहां पर गवर्नर का रोल खत्म। अब गवर्नर उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट उस पर सहमति दे सकता है, प्रेसिडेंट उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। क्लियर, यह बात समझ में आ गई? किसी को इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बताइए। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। गवर्नर का क्या क्या डिस्क्रिशनरी पावर होता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप लोग इतना लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? प्रेसिडेंट इसे डिले कर सकते हैं। यस, प्रेसिडेंट इसे डिले भी कर सकते हैं। लेकिन विथ वैलिड रीजन, है ना, विथ वैलिड रीजन। ओके, बिल्कुल वैसा ही होता है, बिल्कुल ऑफिशियली ही होता है ना। सर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ये सब करते हैं, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ये सब करते हैं, मतलब चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, यानी कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर यानी कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, तो राज्यपाल का देखो एक है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है ना। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, यानी कि जो संविधान के तहत उनको प्राप्त है, संवैधानिक विशेषाधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, या फिर जैसे क्या कहते हैं संवैधानिक विशेषाधिकार, यानी कि संविधान के तहत ये डिस्क्रिशनरी पावर उनको दिया गया है। ठीक है, इतने देर से क्या पढ़ रहे हैं विनय, इतनी देर से मैं पिछले क्लास में मैंने वीटो पावर में अभी बताया, वीटो पावर में क्या डिफरेंस है। उसके बाद मैंने बताया कि इनका जो पार्डनिंग पावर है उसमें क्या डिफरेंस होता है, वही तो चीज पढ़ रहे हैं, है ना। याद रखिएगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन की बात करते हैं तो सबसे पहला है किसी भी बिल को
प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना, किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के लिए क्या करना, रिजर्व रखना, ये इनका डिस्क्रिशनरी पावर है। ये किसी भी बिल को क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा यहां पर एक ऐसा बिल, नोट में लिख लीजिएगा, नोट, अगर कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, अगर कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा हाईकोर्ट के पावर को कम करता है, हाईकोर्ट के पावर को कम करता है, तो इसे प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना क्या होगा, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना जरूरी होगा, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना जरूरी होगा। यानी कि मान लीजिए अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया और वो क्या करता है, वो हाईकोर्ट के पावर को एनी हाउ किसी तरीके से वो क्या कर रहा है, हाईकोर्ट के पावर को कम करता है। ठीक, हाईकोर्ट के पावर को अगर कम कर रहा है तो उस बिल, ऐसा बिल अगर गवर्नर के पास आता है तो गवर्नर को उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना क्या होगा, जरूरी होगा, मैंडेटरी होगा। क्लियर? अब हम लोग जब बात करते हैं, इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। याद रखिएगा किसी मतलब स्टेट में मतलब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने के लिए, प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने की सिफारिश करना, यानी रिकमेंड करना। ये रिपोर्ट बनाकर, अगर यही क्या करते हैं, ये रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं कि यहां पर सब कुछ संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, यहां पर जो स्टेट है, स्टेट में मतलब जो चीजें हैं वो ठीक से नहीं चल रही है, तो ये रिपोर्ट बना करके प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं कि प्लीज इंपोज कर दीजिए यहां पर क्या, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ये इसका क्या है, ये इनका डिस्क्रिशनरी पावर है, ये इनका क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है। याद रखिएगा सीएम से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सीएम से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तथा स्टेट गवर्नमेंट के कार्यों की जानकारी लें, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर से क्या कर सकते थे, इंफॉर्मेशन ले सकते थे कि क्या चल रहा है यूनियन गवर्नमेंट में, क्या चल रहा है किस विधान में, किस तरह की क्या बातें हो रही है, कहां पर। यूनियन गवर्नमेंट से कोई भी जानकारी ले सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित राष्ट्रपति। इसी प्रकार राज्य के गवर्नर को अधिकार है कि वो चीफ मिनिस्टर से, इनको चीफ मिनिस्टर जो मतलब राज्यपाल है ना, गवर्नर को, इनको कहा जाता है महामहिम, है ना, जनरली, ठीक है, महामहिम बोलते हैं इनको। तो ये जो गवर्नर है, गवर्नर क्या कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर से राज्य के प्रशासन से संबंधित, राज्य सरकार से संबंधित कोई भी जानकारी क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ये इनका डिस्क्रिशनरी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं सिचुएशनल डिस्क्रिशन की। जैसे राष्ट्रपति के पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन था, उसी तरह इनके पास भी क्या है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, उसकी बात हम लोग करते हैं। सिचुएशनल डिस्क्रिशन जो है ना, सेम एज प्रेसिडेंट है ना। यहां पर मैं फिर से उसको लिखाने वाला नहीं हूं, क्योंकि वो सारी चीजें जो राष्ट्रपति की थी वही सिचुएशनल डिस्क्रिशन इनकी भी है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी को मेजोरिटी ना हो, जो चीजें वहां पर है वहां पर फिर क्या करना, सिर्फ जहां पर प्रेसिडेंट है वहां पर गवर्नर कर देना, नोट्स उल्टाओ। जहां पर प्रेसिडेंट है वहां पर क्या कर दोगे, गवर्नर, और जहां पर लोकसभा है वहां पर क्या कर दोगे, लेजिस्लेटिव असेंबली।
जहां पर पीएम है वहां पर क्या कर दोगे, सीएम कर दोगे। इतनी इतनी सी बात समझ में आ गई, इतना कर लेंगे आप लोग, इसमें किसी को कोई दिक्कत, हाँ या नहीं बताओ, ये काम कर लेंगे आप लोग। सिचुएशनल डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर पे क्या करना है, सेम एज प्रेसिडेंट है, सिर्फ प्रेसिडेंट की जगह पर गवर्नर, लोकसभा की जगह पर विधानसभा और पीएम की जगह पर सीएम करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहां पर हमारा गवर्नर टॉपिक कंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर को, राज्य विधानमंडल। और आप लोगों को बता दूं, जो आज की क्लास है आपकी लगभग 1 घंटे और चलेगी, तो अपने मतलब कुर्सी की पेटी बांध लेनी है अच्छे से। ठीक है, अभी 1 घंटे आपकी क्लास और चलने वाली है आज की, क्योंकि मेरा प्रयास है कि मैं आज आपका स्टेट लेजिस्लेचर टॉपिक जो है ना, इसे मैं कंक्लूड कर दूं। चला आगे, ठीक ना, यहां तक लिख लिया सभी ने। यानी कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर जो है ना, वो प्रेसिडेंट से ज्यादा है ना। ठीक है, गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो क्या है, प्रेसिडेंट से ज्यादा है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर की, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, राज्य विधानमंडल। जैसे देखो आर्टिकल 79 क्या कहता है, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है कि पार्लियामेंट का गठन कैसे होगा। पार्लियामेंट का गठन लोकसभा, राज्यसभा और किससे मिलकर होगा, राष्ट्रपति से मिलकर होगा। इन सेम वे आर्टिकल 168, आर्टिकल 168 क्या कहता है, कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इट टॉक्स अबाउट कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि ये किसकी बात करता है, ये बात करता है राज्य विधानमंडल के गठन की, कि राज्य विधानमंडल का गठन कैसे होगा। ठीक, यही तो विवाद का बड़ा कारण होता है शिवम जी, है ना। इसलिए तो सेंटर और स्टेट के बीच में क्या है, डिस्प्यूट्स होते रहते हैं हमेशा, है ना। जहां पर कि अपोजिशन की गवर्नमेंट है, जैसे वेस्ट बंगाल में, है ना, सरकार है किसी और पार्टी की, सेंटर में सरकार है किसी और पार्टी की, तो इसलिए आप ऐसे राज्यों के बीच हमेशा विवाद दिखता रहता होगा, हाँ। जैसे केरल में किसी और गवर्नमेंट की सरकार है, सेंटर में किसी और की सरकार है, इसलिए तो ये सब विवाद दिखता रहता है आपको। ठीक, हम लोग जब बात करते हैं तो याद रखिएगा, अब यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं, सेंटर में तो क्या है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, सेंटर में क्या है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन जब हम राज्यों की बात करते हैं तो सभी राज्य ऐसे नहीं है जहां पर कि क्या है आपका विधान, मतलब क्या है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। जो 6 स्टेट हैं जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, याद रखिएगा, ऐसे स्टेट जहां पर क्या है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है, वहां पर इसका गठन कैसे होगा, वहां पर इसका गठन होगा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा प्लस विधान परिषद और किससे मिलकर, राज्यपाल से मिलकर। यानी कि ऐसे राज्य जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, वहां पर इसका गठन किससे होता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर होता है। सर ऐसे स्टेट कौन कौन से हैं, दीज स्टेट्स आर यूपी, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। दीज आर 6 स्टेट विच हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर। यानी कि वहां पर क्या है, वहां पर आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। बात करता है दोस्तों, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, जहां पर है जो बाकी के 26 स्टेट्स हैं, जहां पर क्या है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका जो गठन होता है इसका, वो कैसे होता है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली और किससे, गवर्नर से मिलकर होता है, क्योंकि यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट ही नहीं करता है यहां पर। ओके, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
तो फटाफट आप इसे लिखेंगे, फिर चलते हैं इसके आगे। हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 169, देन वी विल टॉक आर्टिकल 170, देन आर्टिकल 171। फिर हम लोग बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट जो मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा और विधान परिषद, उसके पावर में क्या क्या अंतर है। क्या ये विधान परिषद क्या ये फर्जी है, इसको अबॉलिश कर देना चाहिए हर जगह, मतलब ये जो हर राज्यों में है इसका कोई औचित्य है कि नहीं, इसका कोई वजूद है कि नहीं, इसके रहने का कोई बेनिफिट है कि नहीं है, इसको हम लोग अभी समझेंगे। फिर आप कहेंगे सर ये तो बहुत फर्जी है, ये तो रहना ही नहीं चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि इसका तो कोई पावर ही नहीं है। अभी जब इसे समझेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चीज का। ठीक है, पहले आप इतना लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। कैन आई मूव? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? हाँ या नहीं? अगले पॉइंट पर चलें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट है आर्टिकल 169। देखिए आर्टिकल 169 टॉक्स अबाउट क्रिएशन और अबॉलिशन, क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का निर्माण एवं समाप्ति। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, किसी भी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल को कैसे क्रिएट किया जाता है, या किसी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे कैसे अबॉलिश किया जाता है, इसकी हम लोग बात करेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश ने कहा कि हमारे राज्य में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, प्लीज इसे आप अबॉलिश कर दीजिए। इसी तरह वेस्ट बंगाल ने कहा, दीदी ने, कि प्लीज हमारे स्टेट में ना लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर दीजिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यानी आंध्र प्रदेश ने क्या कहा, हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर दीजिए, और वेस्ट बंगाल ने क्या कहा, हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर दीजिए, क्रिएट कर दीजिए। मतलब क्या, उनका अपना पावर है नहीं? अगर अपना पावर होता उनका करने का तो वो कर चुके होते। इसका मतलब ये करता कैसे है, कैसे होता है, इसकी बात, इसका पूरा प्रोसेस हम लोग समझते हैं। याद रखिएगा, इसके लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 से, बताया था स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2, याद करो, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 से एक रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव, एक रिजोल्यूशन पास कर, पारित कर, किसके पास भेजा जाएगा, पारित कर प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। पार्लियामेंट के पास भेजेंगे। अभी अभी समझ में आएगा, चलते जी, थोड़ा सा इंतजार करिए। क्या करेगा, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 से एक प्रस्ताव पारित करेगा, और उस प्रस्ताव को पारित करके कहां भेजेगा, पार्लियामेंट के पास भेजेगा। अब अगर पार्लियामेंट, सुनिए, अगर पार्लियामेंट इस प्रस्ताव को सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दे, यानी कि पार्लियामेंट को इस प्रस्ताव को मानना जरूरी नहीं है भाई साहब, अगर पार्लियामेंट इस प्रस्ताव को, यानी इस रिजोल्यूशन को किस बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से, अगर पार्लियामेंट इस प्रस्ताव को सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन और अबॉलिशन हो जाएगा, क्रिएशन और अबॉलिशन हो जाएगा।
यानी कि स्टेट जो है ना वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, वो खुद से उसे क्रिएट या अबॉलिश नहीं कर सकता, वो रिक्वेस्ट कर सकता है प्लीज आप ना क्रिएट कर दो, प्लीज आप ना इसे अबॉलिश कर दो। फाइनली उसे क्रिएट या अबॉलिश करेगा कौन? वो करेगा पार्लियामेंट। वो भी कैसे? सिंपल मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करेगा। लेकिन स्टेट जो रिक्वेस्ट करेगा कैसे? स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 से रेजोल्यूशन पास करके करेगा। ठीक, अब याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है क्या अगर क्रिएशन या अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है तो क्या आर्टिकल 368 के तहत इसे संविधान संशोधन माना जाए? क्या इसे आर्टिकल 368 के तहत इसमें संविधान में संशोधन करने की जरूरत होगी? तो याद रखिएगा, इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत, इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती। इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती है। सिंपल, जरूरत नहीं होती है। बराबर है? आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। आपको इतनी बात समझ में आ गई, हाउ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज क्रिएटेड और अबॉलिश्ड इन एन स्टेट, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो विधानसभा होता है उसका क्या संगठन है, विधान परिषद है उसका क्या संगठन है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, नहीं, इसे प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना नितिन जी? इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। अगर पार्लियामेंट ने सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया इसे, क्योंकि यह संविधान के प्रावधानों के तहत पार्लियामेंट ने पास किया है, और अगर संविधान के प्रावधानों के तहत अगर पार्लियामेंट किसी को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजे, जैसे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, जैसे अगर पार्लियामेंट ने हाईकोर्ट के जज के रिमूवल, मतलब कि इस हाईकोर्ट के जज के रिमूवल का प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा, क्या राष्ट्रपति उसे रिजेक्ट कर सकते हैं? राष्ट्रपति के ऊपर वो बाइंडिंग होगा। जैसे पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूवल के लिए, कैग के रिमूवल के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के लिए अगर कोई प्रस्ताव पारित करके भेजा, किसके पास? राष्ट्रपति के पास। क्या राष्ट्रपति उसे रिजेक्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा रिजोल्यूशन जो कि संविधान के प्रावधानों के तहत पारित करके भेज रही है, या पार्लियामेंट के किसी कानून के तहत पारित करके भेज रही है, तो उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन। और जो स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन होता है ना, वो प्रेसिडेंट के ऊपर क्या होता है? बाइंडिंग होता है। वो प्रेसिडेंट के लिए मानना क्या होता है? अनिवार्य होता है। ठीक है, अरे भाई ये पॉकेट, ये वीटो का यूज कहां पर होता है? बिल पर, कोई विधेयक पर। ये क्या है? रिजोल्यूशन है। ये क्या है? रिजॉल्व है। ओके, बिल चीज अलग है, रिजोल्यूशन अलग है। बिल कानून बनाने के लिए होता है, ये कानून बनाने के लिए है क्या? नहीं, ये किसके लिए? किसी राज्य के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करने के लिए, अबॉलिश करने के लिए है। ओके, जो वीटो का प्रयोग किया जाता है वो किसके ऊपर? बिल्स के ऊपर। आई बात समझ में? पॉसिबल नहीं है अभिषेक जी, ऐसे मैं कोशिश करता हूं, अगर संभव होता है तो मैं देखता हूं। यहां तक समझ में आ गई? सर एमएलसी का होना तो किसी स्टेट के लिए एक अच्छी बात है, तो अभी समझ में आएगा ना आयुष, जस्ट थोड़ा सा इंतजार करिए ना, आपको समझ में आएगा एमएलसी होना अच्छी बात है कि गलत बात है। सारा दिमाग में जितना वो है ना, सब दिमाग में दूर हो जाएगा। अभी थोड़ा देर रुक जाइए। सर इसका प्रस्ताव 2/3 से पारित हो जाएगा राज्य में 2/3 बहुमत से, यानी स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2, उसमें भी 2/3 बहुमत प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए राज्य विधानसभा के अंदर। पार्लियामेंट में किससे? सिंपल मेजॉरिटी से। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं।
आर्टिकल 170, आर्टिकल 170 में क्या है, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा हूं, विधानसभा की बात कर रहा हूं। आर्टिकल 170 क्या कहता है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है, दैट कैन बी 500, नॉट मोर देन 500। एंड व्हाट कैन बी मिनिमम स्ट्रेंथ, मिनिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्ट्रेंथ, दैट कैन बी 60, नॉट लेस देन 60, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। सर व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन में है आपका गोवा। गोवा सर कितने सीट है यहां पर, 40। नेक्स्ट मिजोरम, सर मिजोरम में कितने सीट है, तो यहां पर भी 40। सर तीसरा है सिक्किम, सिक्किम में कितने सीट है सर, 32, सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ सीट, सबसे जो कम सीट की संख्या वो कहां पर है, यहीं पर। और चौथा कहां है, चौथा पुडुचेरी, पुडुचेरी में सर कितनी है, 33। ये सभी क्या है, एक्सेप्शंस हैं। क्यों, क्योंकि मिनिमम कहता है आर्टिकल 170 की मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है 60, बट ये सभी स्टेट है जहां पर क्या है 60 से कम सीट्स हैं। याद रखिएगा, ये कहता है टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 ईयर, यानी कि इसका जो कार्यकाल होता है ना वो 5 साल का होता है, बट इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर, इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर, इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर। इसे पहले भी क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। किसके बाद, किसके द्वारा, बाय गवर्नर, किसके एडवाइस पर, बाय गवर्नर, ऑन एडवाइस ऑफ whom, ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, ऑन एडवाइस ऑफ whom, ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। यस और नो, ठीक है, यहां तक बात समझ में आए। अब इसके बाद की बात करते हैं, तो याद रखिएगा इसका टर्म, यानी कि टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड, इसका भी जो टर्म है एक्सटेंड किया जा सकता है, भाई लोकसभा वाली बात, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट ए टाइम, बाय 1 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यानी जो इसका टर्म है उसे नेशनल इमरजेंसी के दौरान, राष्ट्रीय आपात के दौरान एक बार में कितने बार के लिए, एक बार में 1 साल के लिए क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। इज इट क्लियर? इसके जो मेंबर हैं, इसके मेंबर का टर्म कितना होता है, वो 1 साल का होता है, सॉरी 5 साल का होता है। तो पहले आप इससे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। बिल्कुल सर, 4 और 5 का हिंदी, अच्छा 4 का हिंदी लिख लीजिए कि इसे कार्यकाल से पहले मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा विघटित किया जा सकता है। टर्म का हिंदी होता है कार्यकाल, है ना। इसे कार्यकाल से पहले मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल के द्वारा विघटित किया जा सकता है। और 5वां जो है उसका हिंदी लिख लीजिएगा, इसके कार्यकाल को राष्ट्रीय आपात के समय एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 5वें का हिंदी लिख लीजिएगा, इसके कार्यकाल को राष्ट्रीय आपात के समय एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल ला सकती है, अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाएगी, सभी जो भी प्रोसीडिंग हमने देखा था वो सब कर सकती है। पार्लियामेंट के अंदर जो चीजें हमने देखी वो सारी चीजें यहां पर भी होगी, ठीक है। क्या अंतर होता है अभी हम चर्चा करेंगे, थोड़ी सी बात, थोड़ा सा इंतजार करिए ना, अभी जो डिफरेंस होगा उसकी हम बात करेंगे यहां पर, ठीक है।
क्लियर है जी? किसी को यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद। देखिए कुछ स्टेट्स के आपको याद रखना है, सभी का याद नहीं रखना है, बाकी आपकी इच्छा है, सबका याद रखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं जाकर के, ठीक है। कहीं पे आप जाकर किसी किताब में देख लीजिएगा जहां पर सभी स्टेट का हो, लेकिन जो कुछ राज्य हैं जिसका आपको याद रखना जरूरी है। यूपी का 403, वेस्ट बंगाल 293, महाराष्ट्र 288, बिहार 243, दिल्ली 70, J&K में 90 होगा, जिसमें कि जम्मू में कितना होगा 43 और कश्मीर में कितना होगा 47, ठीक है, क्लियर। तो ये जो स्टेट है ना, इन स्टेट का आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहां से आपसे सवाल बन सकते हैं। ये सॉरी वेस्ट बंगाल 294 है, नॉट 293, 294 कर लीजिए इसे, ये 294 है। ये बात समझ में आ गई सभी को? अब हम लोग बात करेंगे कि कोई कंपोजिशन जो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर आपके लिए। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 171। आर्टिकल 171 it talks about composition of legislative council। ना 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ओके। 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड दीज स्टेट्स आर यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आपको यह भी याद रखना है कहां पर कितनी सीटें हैं, ओके, किस राज्य में कितनी सीटें हैं। वो चेंज हो गया ना, जम्मू कश्मीर का अलग हो गया ना, अब लद्दाख अलग हो गया ना, ही ना जी, लद्दाख अब यूटी है ना। जो रिसेंट में जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसने बताया कि J&K में 90 सीट्स होंगे, ओके, J&K में 90 सीट्स होंगी, जिसमें कि 47 कहां पर होंगी कश्मीर में, और 43 कहां पर होगी जम्मू में। क्लियर है ना? ये पहले लद्दाख को मिला करता ना, लद्दाख इज अ यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, वहां पर अब लेजिस्लेचर नहीं होगा। इज इट क्लियर ना? देखिए यूपी में कितनी सीटें हैं यहां पर 100, ये सीट्स याद रखनी है आपने, पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र में कितनी है तो याद रखिएगा 78, बिहार में कितनी है 75, कर्नाटक में कितनी है 75, आंध्र प्रदेश में कितनी है 58 एंड तेलंगाना में कितनी है 40। सर व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल? सर लेजिस्लेटिव काउंसिल का अधिकतम क्षमता कितना हो सकता है? दैट कैन बी 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जैसे मान लीजिए 1/3 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसे लिख लो 1/3 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के सीटों का, विधानसभा की क्षमता का 1/3 मैक्सिमम हो सकता है। इट मींस अगर किसी राज्य के अंदर 240 सीट है किसमें विधानसभा में, तो वहां पर मैक्सिमम कितना हो सकता है 80। जैसे बिहार है, बिहार में सीटों की संख्या कितनी है विधानसभा में 243, तो बिहार में मैक्सिमम कितना स्ट्रेंथ हो सकता है इसका? दैट इज 81 से ज्यादा नहीं हो सकता। सर व्हाट कैन बी मैक्स मिनिमम स्ट्रेंथ? मिनिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है? मिनिमम स्ट्रेंथ जो हो सकता है दैट कैन बी 40। मिनिमम स्ट्रेंथ जो होगा वो कितना होगा 40 होगा, ओके। इट इज अ परमानेंट हाउस, यह अस्थाई सदन है, और इसको सेकंड नहीं बल्कि इसको सेकेंडरी चैम्बर बोलते हैं। यह सेकेंडरी चैम्बर है। सर सेकेंडरी चैम्बर का मतलब क्या, अभी आपको समझ में आएगा।
और याद रखिएगा ये जो है इसके बारे में कि इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व बट इट कैन बी अबॉलिश्ड। इसे डिसॉल्व नहीं कर सकते, यानी इसका विघटन नहीं कर सकते, इसे हम पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, इसे हम पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। भैया 5 साल का टर्म है, इसके बाद डिसॉल्व हो जाइए, फिर से नया गठन करेंगे, नो। इसे आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि इसे क्या कर सकते हैं, इसे आप समाप्त कर सकते हैं। यानी कि इसका कोई टेन्योर होगा, इसका कोई कार्यकाल होगा, तो याद रखिएगा नो, देयर इज नो एनी टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई टेन्योर नहीं होता है। हाँ, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है दैट इज 6 ईयर। आई बात समझ में? यस और नो, हाँ या नहीं बताइए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर समझिएगा ध्यान से, यानी कि इसका कोई टेनर होगा क्या? नो एनी टेनर, इसका कोई टेनर नहीं होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई टेनर नहीं होता, याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि एक फिक्स्ड हाउस है, तो भैया इसका कार्यकाल कैसे होगा? पर याद रखिएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर का टर्म कितना होता है भाई साहब? लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर का टर्म कितना होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर का टर्म कितना होता है? दैट इज 6 ईयर, 6 ईयर होता है। ओके, तो क्या जैसे सर राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते थे, क्या ऐसी प्रक्रिया यहां पर भी है? क्या ऐसा प्रोसेस इधर भी है? याद रखिएगा यस, लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 मेंबर, ताकि इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, इसका अस्थायित्व बनी रहे, इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 मेंबर हर 2 साल में क्या हो जाते हैं? हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। लेकिन जो इसका कंपोजिशन है ना, वो बड़ा यूनिक है। इसका जो कंपोजिशन है, इसके कंपोजिशन के कारण ये यूनिक है। कौन? लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट सेक्शंस के लोग होते हैं। इसमें इनका जो मतलब इनके जो मेंबर्स का चुनाव होता है ना, वो बड़ा यूनिक है अपने आप में। तुम क्या लिख रहे हो ना, तुम्हारे उसमें स्टार लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो। इसके दोस्तों याद रखिएगा, इसमें जो इसके 1/3 सदस्य, ध्यान से समझिएगा, 1/3 मेंबर को स्टेट के एमएलए के द्वारा चुना जाता है। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। स्टेट के एमएलए के द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है। स्टेट के एमएलए के द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है, यानी कि इसके जो 1/3 सदस्य हैं उसको कौन चुनेंगे? राज्य के एमएलए चुनेंगे। याद रखिएगा, इसके 1/3 मेंबर को, इसके 1/3 मेंबर को लोकल गवर्नमेंट के, लोकल बॉडीज के स्थानीय निकाय के मेंबर चुनता है, यानी नगर पालिका हो गया, पंचायत हो गए, मेंबर चुनते हैं। इसके मेंबर चुनते हैं इसके 1/3 सदस्य को, 1/3 मेंबर को। नहीं कह सकते हैं ये राज्यसभा की तरह नहीं है, क्योंकि इसका पावर ना, राज्यसभा के पास तो बहुत पावर है। राज्यसभा इज अपर हाउस, राज्यसभा इज सेकंड चैम्बर, बट इट इज सेकेंडरी चैम्बर, है ना? राज्यसभा और इसके पावर में बहुत डिफरेंस है। जस्ट थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको चीजें समझ में आएगा, आप खुद कह देंगे नहीं ये राज्यसभा के बराबर तो है ही नहीं इसकी शक्ति। ओके, याद रखिएगा, इसके 1/3 मेंबर को लोकल बॉडीज के मेंबर चुनते हैं। इसके 1/6 सदस्य को, 1/6 सदस्य को, यानी कि 1/6 मेंबर को कौन? गवर्नर। कौन? राज्यपाल। कहां से? आर्ट, साइंस, लिटरेचर,
सोशल सर्विसेज एंड यहां पर एक पांचवां ग्राउंड भी आ जाता है। अभी तक मैंने चार ही पढ़ा था। राज्यपाल, जब हम लोग राज्यसभा की बात कर रहे थे तो वहां पर चार ही हमने पढ़ा था, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज। याद रखिएगा, ये जो इसके 1/6 मेंबर को गवर्नर कहां से, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विसेज एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट, यानी जो सहकारिता आंदोलन में जो शामिल लोग थे, कोऑपरेटिव मूवमेंट से क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो आर्ट, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विसेज में बहुत अच्छा काम किया है या कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया है, ओके, वहां से 1/6 सदस्य को नॉमिनेट करेंगे। पहले आप इतना लिखिए, फिर इसके आगे चलते हैं और मेंबर कैसे चुनकर आते हैं। अगर ऐसा होता तो सबको होता ना जी, डॉट डॉट डॉट, है ना। बताओ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर को पनिश कर सकती है अगर उसके कंटेम्प्ट का मामला है तो, बिल्कुल कर सकती है, अगर उसके कंटेम्प्ट का मामला हो तो। ऐसा यूपी विधानसभा ने किया भी था, है ना। उसके कुछ मेंबर्स थे और कुछ मतलब कोई डीएम या कुछ ऐसा था, उसको बोला कि भाई एक दिन तुमको यहीं पे बिताना, ठीक है। अब देखिए इसके आगे की बात करते हैं, तो जो इसके 1/12 सदस्य होते हैं, है ना, याद रखिएगा, इसके 1/12 मेंबर को स्टेट के ग्रेजुएट्स चुनते हैं। कौन चुनता है? स्टेट के ग्रेजुएट्स। और देखिए ऐसे ग्रेजुएट्स चुनते हैं ना, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जिन्हें ग्रेजुएशन के 3 साल हो गया। ऐसे ग्रेजुएट्स क्या करते हैं, इनको चुनते हैं 1/12 सदस्य को। और याद रखिएगा इसके 1/12 मेंबर को कौन चुनते हैं? इसके 1/12 मेंबर को टीचर्स चुनते हैं, जो किसके टीचर है? हायर सेकेंडरी के टीचर है, यानी कि प्राइमरी स्कूल वाले नहीं, मिडिल स्कूल वाले नहीं, जो हाई स्कूल वाले या जो कॉलेजेस के जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, इनको चुनते हैं, इसको 1/12 सदस्यों को, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर जैसे मान लो कोई स्टेट है, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है जहां पर क्या है 72, मान लो कोई स्टेट ऐसा जहां पर क्या है 72 सीट है, तो इसका 1/3, 72 का 1/3 कितना होगा? 24। इसको कौन चुनेगा? एमएलए। इसका 1/3 24, इसको कौन चुनेगा? लोकल बॉडीज। इसका जो 12 मेंबर है, इसको कौन, 1/6 निकालो, 12 कौन नॉमिनेट करेगा? गवर्नर नॉमिनेट करेगा। 6 कौन चुनेगा? 6 मेंबर को टीचर, और 6 मेंबर को कौन चुनेगा? ग्रेजुएट। यानी कि देखो कितना, कैसे इनके मेंबर्स का इलेक्शन कितना यूनिक है ना। एमएलए भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोकल बॉडीज के मेंबर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नर भी नॉमिनेट कर रहे हैं, राज्य के टीचर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनके चुनने में, जो स्टेट के ग्रेजुएट्स हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं इनको चुनने में, है ना। तो ये राज्यसभा, एक तो इलेक्शन में राज्यसभा से डिफरेंट है। राज्यसभा का चुनाव था वो कौन कर रहे थे? राज्यसभा को कौन? एमएलए। लेकिन इसको सिर्फ एमएलए नहीं, एमएलए के साथ साथ लोकल बॉडीज के मेंबर्स भी हैं। यहां पर जो राज्य के टीचर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां जो राज्य के ग्रेजुएट्स हैं वो भी इनको चुन रहे हैं। एक तो इनका जो इलेक्शन प्रोसेस है वो राज्यसभा से क्या है, डिफरेंट है, ओके। और दूसरा इसका जो पावर है वो भी क्या है, राज्यसभा से डिफरेंट है। कैसे? अभी अब हम उसी को समझेंगे। और इसका याद रखिएगा,
जो इसका मतलब जो एज होना चाहिए इसका बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए 30 ईयर, यानी कि आपको 30 ईयर होगा तभी आप क्या बन सकते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन सकते हो। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एलिजिबिलिटी वगैरह की बात करेंगे। अभिषेक देखिए आप ना ग्रेजुएट हैं, आपका ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल हो चुका है, ठीक। तो जब भी राज्य की विधानसभा के राज्य का जब विधानमंडल का मतलब ग्रेजुएट वाला जो एमएलसी का चुनाव होता है तो वहां पर जो राज्य के जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं ना वो जाकर क्या करते हैं उसमें वोट करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं जिनको ग्रेजुएशन किए 3 साल हो चुका होता है, ठीक है। आया समझ में आपसे? एक क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस। हाँ होता है, बिल्कुल होता है, सभी कॉलेजेस में होता है। अगर आप कॉलेजेस में जाते हैं आपको पता होना चाहिए ये सब चीज। चला आगे। अरे नहीं भाई, कॉलेज में जो लड़के इलेक्शन लड़ते हैं वो अलग है, वो कॉलेज के मतलब उसका लीडरशिप का चुनाव होता है ना, ठीक। वो एमएलसीज के चुनाव में जो स्टेट के जो ग्रेजुएट्स होता है ना, ऐसे ग्रेजुएट्स जिनको ग्रेजुएशन के हुए 3 साल से अधिक हो चुका होता है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये जब कॉलेज में आप रहते हैं ना, कॉलेज में आप रहते हैं तो आपको बताया जाता है ना। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए आपको 3 साल से अधिक, आप मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं वहां पर, है ना, तो आपको बताया जाएगा देखो, है ना, अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का चुनाव है ना, आज इस दिन वोटिंग है, तो उसमें मतलब वोट करना। मैन है कि कॉलेज में बच्चे जाते ही कितने हैं, वो कॉलेज में बच्चे जाते ही नहीं तो उनको पता ही कहाँ रहता है। कॉलेज पास किया, ग्रेजुएशन किया, सब चले जाते हैं अपना नौकरी करने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, है ना, डेफिनेटली किया होगा। आप ये देखो ना कि ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के 3 साल अगर मास्टर्स कर रहा होता है, कोई जाता है क्या कॉलेज, है ना। नॉर्मल जो मतलब लोकसभा की वोटिंग में तो लोग निकलते ही नहीं है वोट डालने के लिए। जब लोकसभा की मतलब जब लोकसभा की वोटिंग होती है तो उसमें तुम्हारा वोटिंग का परसेंटेज मैक्सिमम 60 तक जाता है, 60-65 तक जाता है, उसमें तो लोग वोट करने जाते ही नहीं है। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के मामले में इसके इलेक्शन में वोट करने जाएंगे। हाँ, जिसको शौक होगा वही जा सकता है, ठीक है। मैं मतलब सभी के नहीं, मैं मैक्सिमम कॉलेजेस की बात कर रहा हूं। मोर देन 90% जो कॉलेज है ना वहां पर मतलब स्थिति नाजुक है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं खास करके। अगर मतलब आप आईआईटीज, आईआईएम्स, है ना, और जो एनआईटीज और जो कुछ टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं उनको आप छोड़ दीजिए तो वहां पर पढ़ाई कम राजनीति ज्यादा होती है ना। चलिए खैर, अब हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अब इसे बहुत गौर से समझिएगा, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अब देखिए यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर है राज्यसभा में और विधायी प्रक्रिया। पहला, अगर कोई बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस हो और लेजिस्लेटिव काउंसिल इसे पास कर दे तथा लेजिस्लेटिव असेंबली भी इसे पास कर दे, ध्यान से समझिएगा, तो गवर्नर के एसेंट के बाद, तो राज्यपाल के एसेंट के बाद यानी राज्यपाल के सहमति के बाद ये कानून बन जाता है, ये एक्ट बन जाता है। इज इट क्लियर? यानी कि देखो कोई बिल है, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, हो सकता है आपके कॉलेज के प्रिंसिपल अच्छे हैं, है ना। सर क्या स्टेट असेंबली किस स्टेट का, अच्छा ये तो हो गया,
जेएनयू कैसा है, मतलब इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा मैं, है ना। हम लोग बात करते हैं यहां पर, अगर कोई बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या हो, इंट्रोड्यूस हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस हुआ और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास होकर के कहा गया लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, और विधानसभा ने भी क्या कर दिया, अगर इसे पास कर दिया तो ये जाएगा गवर्नर के पास, और गवर्नर अगर इस पर सहमति दे देते हैं तो वो क्या बन गया, कानून बन गया, बराबर है। दूसरा, अगर कोई बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस हो, और यानी इंट्रोड्यूस कहां पर हो रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस हो, ला कौन रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ला रहा है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल इसे पास कर दे तथा लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करे, इसे रिजेक्ट कर दे, लेजिस्लेटिव असेंबली इसे क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, तो बिल समाप्त हो जाएगा, तो बिल समाप्त हो जाएगा। मतलब सर, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई बिल लाया और वो उस बिल को पारित करके लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेजा कि भैया इसे पास कर दो, और लेजिस्लेटिव असेंबली इसे क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, तो उस बिल का कोई मतलब नहीं। यानी सर, अगर हम बिल कोई लाएं, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहेगा सर अगर हम कोई बिल लाएं और हम उसे पास करके लेजिस्लेटिव असेंबली का पास भेजें तो वो बिल रिजेक्ट, वो बिल अगर वो रिजेक्ट कर दे तो वो बिल खत्म, यानी हमारी कोई औकात नहीं, हमारा कोई पावर नहीं, यानी मेरे बिल का, मेरे द्वारा लाए गए बिल का कोई वैल्यू नहीं, कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर रिजेक्ट कर दिया वो बिल ही खत्म। जी बिल्कुल ऐसा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा लाया गया कोई बिल अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास होकर के लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जाए और वो लेजिस्लेटिव असेंबली उसे रिजेक्ट कर दे तो वो बिल वहीं पर खत्म हो जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहेगा अरे लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा कैसे कर दिया तुमने, अरे तुम्हारी यही औकात है कि तुम्हारा जो लाया गया बिल है ना उसे हम रिजेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमने रिजेक्ट किया तो तुम्हारा बिल का कोई वैल्यू नहीं, वो बिल वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर पूछेंगे अरे तो फिर हमको काहे चुनकर भेजा ही क्यों हो, भेजे ही क्यों हो, काहे झूठ मूठ का ये बना के रखे हो, हमको पैसा दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, ये दे रहे हो, वे दे रहे हो, काहे, क्या जरूरत है इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना के रखने का, फिर जब उसके द्वारा लाया कोई बिल रिजेक्ट कर सकता है कौन, लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो बिल खत्म हो जाएगा। यानी कि यहां पर ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। बट शिवम जी, इन केस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अगर वहां पर ऐसा होता है तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, वहां पर बिल समाप्त नहीं होता, उसे हम डेडलॉक कहते हैं, और उस डेडलॉक को समाप्त करने के लिए प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। बट यहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ज्वाइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं है, वो बिल वहीं पर क्या हो गया, समाप्त हो गया, जबकि वहां पर बिल समाप्त नहीं होता, प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेटिंग बुला सकते हैं। यानी कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में ज्वाइंट सेशन का, स्टेट लेजिस्लेचर में ज्वाइंट सेशन का कोई प्रोविजन नहीं है। अभी तो मैंने थोड़ा ही बताया, अभी तो आप देखते तो जाइए, अभी तो एक ही पत्ता खुला है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बेइज्जती का, एक ही, अभी तो इसकी बेइज्जती बार बार होगी। कैसे, अभी हम समझेंगे आगे। पहला तो हमने समझ लिया कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई बिल लाता है और वो पास करके अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेजता है और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो बिल खत्म, उस बिल का कोई वैल्यू नहीं। अब बताइए, क्या राज्यसभा और विधान परिषद, क्या इसकी पावर सेम है? नो। अगर राज्यसभा किसी बिल को लाए और लोकसभा उसे रिजेक्ट करे तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट उस पर ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे उस डेडलॉक को रिमूव करने के लिए, उस डेडलॉक को समाप्त करने के लिए। आपके मन में सवाल आएगा, सर फिर इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने का मतलब ही क्या है, क्यों वेस्ट बंगाल क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दीजिए, या फिर आंध्र प्रदेश क्यों कह रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर दीजिए। आंध्र प्रदेश कह रहा है भैया ये हमारे टैक्स पेयर का पैसा है और हम इस टैक्स पेयर के पैसे को इस फालतू की चीजों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इस फालतू की चीजों में खर्च नहीं करेंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसके द्वारा लाए गए बिल का कोई मतलब नहीं है, जो बिल में कुछ कर ही नहीं सकता।
तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा हाउस, इस हाउस को क्या करो, अबॉलिश करो, ये कहता है आंध्र प्रदेश। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए कि हमारे आंध्र प्रदेश में मान लेते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां पर कितने 58 मेंबर्स, अब उस 58 मेंबर्स को सैलरी देनी पड़ेगी, उस 58 मेंबर्स को रहने के लिए आवास देना पड़ेगा, उनको गाड़ी ड्राइवर सब देना पड़ेगा। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं। उनके द्वारा लाया गया बिल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो यू रिजेक्ट कर देता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आंध्र प्रदेश का कहना है कि भाई साहब हमारे राज्य के अंदर जो हमारे टैक्स पेयर का पैसा हम उन चीजों में खर्च क्यों करें जिनकी कोई औकात नहीं, जिसका कोई वैल्यू नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, इसे अबॉलिश कर दो, हम उस पैसे को किसी और डेवलपमेंट में खर्च करेंगे। सर बाकी के राज्यों में क्यों है फिर? देखिए अब मान लीजिए कि मैं किसी पार्टी का एक मेंबर, उस मैंने पार्टी के लिए बहुत काम किया, लेकिन पार्टी के अंदर बैठ करके काम किया है मैंने चाणक्य के रूप में, ठीक है। अब मुझे लोगों से मेरा उतना नाता नहीं है, मैं जाता हूं चुनाव लड़ने, मैं विधानसभा का गया, मैं चुनाव लड़ने और चुनाव में हार गया, लोगों ने मुझे नकार दिया क्योंकि मैं लोगों से कनेक्ट हुई नहीं, है ना। अब क्या करना है, मुझे गवर्नमेंट में शामिल करना है, मुझे गवर्नमेंट में शामिल करना है। इसका मतलब क्या कि मुझे गवर्नमेंट का मुझे मिनिस्टर बनाना है, क्योंकि मैंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया हुआ और मेरी पकड़ है पार्टी पर, लेकिन लोगों पर पकड़ नहीं है, पार्टी पर पकड़ है। लोगों ने मुझे चुनाव में लड़ने गया, लोगों ने मुझे क्या कर दिया, हरा, मतलब कि वोट नहीं दिया, मैं हार गया चुनाव। लेकिन जब मुझे मिनिस्टर बनाना है तब कैसे बनाएंगे, उसके लिए एक बाईपास, लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई अगर नहीं चुनकर जाता है, एक बाईपास है लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि हम इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल से मेंबर बना के भेजेंगे और क्या करेंगे, इसे मिनिस्टर बना देंगे। यानी कि ये जो फेल्ड पॉलिटिशियन है, जो जनता की नजर में, जनता के सामने विफल हो चुके हैं, ऐसे फेल्ड पॉलिटिशियंस को क्या दिया जाता है, सारी सरकारी सुविधाएं देनी है, सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे इस बाईपास के द्वारा, उन्हें हम लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बना के भेज देंगे। उसके बाद सरकारी सुविधा लेते रहो, पैसा लेते रहो, सैलरी लेते रहो, गाड़ी लेते रहो, आवास लेते रहो, सब कुछ मिलता रहेगा आपको। अब आपको खुद ही सोचना है, क्या ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, क्या इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का होना सही है या गलत है? जो बाकी के राज्य वहां पर भी इसे रहना चाहिए या अबॉलिश हो जाना चाहिए? आप खुद इसे डिसाइड कर सकते हैं। बाकी इसके रहने के होने के कुछ फायदे हैं, उन फायदों की भी हम बात करेंगे अभी आगे, क्या फायदे हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सर किसी बिल एक बार रिजेक्ट होने पर ही डेडलॉक मान लिया जाता है या 3 कॉन्जिक्यूटिव बिल को रिजेक्ट करने पर डेडलॉक माना जाता है? किसी जब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं, किसी कोई भी एक ही बिल है, अगर उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा कहां, सेंटर में, तो उसे डेडलॉक माना जाएगा। यहां पर डेडलॉक का कोई कंडीशन ही नहीं है। क्लियर? सर जिन्हें 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग से ही है या बाद में बनाया गया है ना? मतलब ये स्टार्टिंग से ही है विशाल जी, है ना? पार्टी के लिए सही है और नेशन के लिए सही नहीं है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं सेकंड, ये पावर इतना सा समझ में आ गया आपको। अभी और क्या है, अभी इसकी बात और करते हैं हम लोग। पहले आप इससे लिखो, फिर इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। पहले आप इतना लिखिए। चला, बिल्कुल एमएलसी को सीएम भी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना दे। मतलब जो क्या कहते हैं, बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, वो क्या किसी विधानसभा के सदस्य हैं? बताइए, वो कहीं से चुनाव लड़ते हैं? हाँ, कई राज्य के सीएम वहां के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं। चलिए खैर, हम लोग आते हैं इसके बाद अगले पॉइंट पर। दूसरा मुद्दा है, अगर अब देखिए, अगर कोई बिल
ध्यान से समझिएगा, अगर कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस हो और लेजिस्लेटिव असेंबली इसे पास कर दे तथा लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजे, यानी कि क्या हुआ, अब देखिए, अभी तो हमने क्या देखा कि कोई बिल कहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उसे पास करके लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेजा। लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर उस पर अपनी सहमति दे दी तो वो बिल क्या हो गया, पास हो गया, और वो मतलब गवर्नर के असेंट के बाद एक्ट बन जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो वो बिल समाप्त हो गया। अब उल्टा है, अब लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कोई बिल ला रहा है, वो बिल को पास करके भेज रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। अब देखिए, अगर पहला, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल इसे पास कर दे, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल इसे पास कर दे तो गवर्नर के असेंट के बाद ये एक्ट बन जाएगा। दूसरा, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल इसे रिजेक्ट कर दे, देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर इसे रिजेक्ट कर दे तो क्या होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसके पास किए गए बिल को रिजेक्ट किया था तो बिल समाप्त हो गया था, लेकिन अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल इसे रिजेक्ट कर दे और इस बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से पास कर दे, और अगर इस बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से पास कर दे तो गवर्नर के सहमति के बाद ये एक्ट बन जाएगा। मतलब कि इसने रिजेक्ट किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा किस पर, बिल पर। लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अगर रिजेक्ट भी कर दिया और फिर से विधानसभा ने उसे क्या कर दिया, पास कर दिया, किसके द्वारा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा रिजेक्ट किए गए बिल को अगर विधानसभा ने फिर से पास कर दिया तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ नहीं कर सकता उस पर। उसको मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास मान, उसे पूछेंगे तक नहीं। हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया, बिल को भेजा, लो काउंसिल इसको पास कर दो, उसने कहा नहीं मैं नहीं करता, लो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है दो इधर पे भेजो, मैं इसे फिर से पास कर देता हूं। तुम्हारे रिजेक्शन का कोई मतलब नहीं है ना, मैं पास करता हूं इसे, मैं फिर से पास करके गवर्नर के पास भेजता हूं, गवर्नर का एसेंट मिलेगा तो ये आपका क्या है, कानून बन जाएगा। ठीक, इसके बाद की बात करते हैं, अगला है तीसरा, पहले आप इसे लिख लो फिर इसके आगे चलते हैं। आप खुद सोचिए अजेंद्र जी, आगे चलें। नहीं डेली मतलब कोशिश करता हूं राकेश, है ना, कोशिश करता हूं, लेकिन डेली तो नहीं, लेकिन हाँ आज थी, आज क्योंकि सैटरडे था। बाकी नेक्स्ट संडे ना आपकी मैराथन रखेंगे, नेक्स्ट संडे जो लास्ट क्लास होगी ना, नेक्स्ट संडे को, इस संडे नहीं, नेक्स्ट संडे को आपकी लास्ट क्लास होगी, उस दिन मैराथन रखेंगे और उस दिन आपका जो भी टॉपिक है सारा टॉपिक उस दिन फिनिश हो जाएगा, यानी कि बाय द नेक्स्ट संडे को आपका पूरा जो सिलेबस है ना वो फिनिश हो जाएगा। चलिए तीसरा है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल इस पर
कुछ संशोधन के सुझाव दे। संशोधन नहीं कर सकता, संशोधन के क्या करे, सुझाव दे। यह संशोधन नहीं करेगा, सुझाव देगा, है ना, क्या देगा, सुझाव देगा। अगर संशोधन की सुझाव दे और विधानसभा अगर इस सुझाव को माने या बिना माने, अगर विधानसभा, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली अगर सुझाव को माने या बिना माने, उस सुझाव को एक्सेप्ट करके भी या बिना एक्सेप्ट किए इसे पास कर दे, तो गवर्नर के असेंट के बाद यह एक्ट बन जाएगा। मतलब कि ये सुझाव भी दे रहा है ना, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। ये सुझाव जो दे रहा है इस पर भी इसका कोई वैल्यू नहीं है? अरे भैया हम सुझाव दे रहे हैं, कम से कम सुझाव तो मान लो। हाँ ठीक है यार, तुम सुझाव दो, मानना नहीं मानना हमारे ऊपर, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। बस चुपचाप तुम ना फ्री का मक्खन खाओ, पावर वगैरह नहीं है तुम्हारे पास कुछ। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, चौथा, अब यहां पर देखिए ये लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला सब भी ढीठ मतलब कि बहुत, मतलब कहता है अच्छा हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती पे बेइज्जती हो रही है? बिल्कुल ऐसा यहां पर भी ऐसा ही होता है। ठीक, जैसा वहां पर जो मिनिस्टर होता है ना, वो मतलब किसी भी हाउस के मतलब प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेंगे, किसी भी हाउस की कार्यवाही में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन वोट कहां पर देंगे, जिस हाउस से वो मेंबर है। उसी तरह यहां पर भी होगा। अब ये भी ढीठ है, लेकिन अच्छा कोई बात नहीं है, इस बार आने दो बिल को। रिजेक्ट करते हैं तो भी वैल्यू नहीं, संशोधन का सुझाव दे रहे हैं तो भी कोई वैल्यू नहीं है, है? अब ऐसा करते इस बार कुछ करते ही नहीं है। भेजो, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने भेज दिया पास करके बिल को, लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल को पास करके भेजा लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, भाई इस पर अपनी सहमति दे दो। लेजिस्लेटिव काउंसिल इस बार नाराज, कहता नहीं इस बार हम कुछ करेंगे नहीं, ना तो इस बार हम इसको राज्य रिजेक्ट करेंगे और ना ही इस पर कोई संशोधन का सुझाव देंगे, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है। इस बार हम कुछ करते ही नहीं, लटकाते रहते हैं बिल को, लटकाते रहते। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली करेगा, भाई क्या हुआ, कुछ तो करो, या तो पास करो या रिजेक्ट करो। क्योंकि पास तो करेंगे नहीं, मन नहीं है मेरा, रिजेक्ट करने के, इस रिजेक्शन का कोई वैल्यू नहीं है। तुमको संशोधन कहेंगे करने के लिए, तुम संशोधन करोगे नहीं, है ना, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। इस बार लटका के रखते, लटका के रखते, लटका के रखते। 3 महीने तक देखेगा कौन, लेजिस्लेटिव असेंबली। नाटक इसका, किसका, लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाटक। 3 महीने तक मान जाओ मान जाओ मान जाओ, नहीं माना, 3 महीने तक ठीक है रुकेगा। 3 महीने के बाद कहेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, चलो हो गया तुम्हारा, अब रूसना खत्म, ये रूटना खत्म, ये नौटंकी खत्म तुम्हारा, अब इस बिल को हमारे पास भेजो। फिर 90 डेज तक लेजिस्लेटिव असेंबली वेट करेगा। 90 डेज तक अगर नहीं किया तो कहेगा बिल हमारे पास दो, और फिर बिल को वापस लेके फिर से क्या करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली उसे पास करेगा। फिर से विधानसभा क्या करेगा, उसे पास करेगा और फिर से भेजेगा, बाबू देखो फिर से पास कर दिए हैं, कर दो, इस पर अपनी सहमति दे दो। और लेजिस्लेटिव काउंसिल फिर से कुछ नहीं करेगा, चुपचाप चुपचाप कहेगा नहीं हम नहीं करेंगे, है ना, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, हमारा कोई इज्जतें नहीं। अरे यार कर दो, फिर से तुमको बेइज्जतें होना है, इससे अच्छा चुपचाप कर दो, है ना, क्योंकि नहीं करेंगे। 1 महीने और वेट करेगा कौन, लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा 1 महीने देखेगा। अगर विधान परिषद ने 1 महीने के अंदर अंदर उसे पारित कर दिया तो ठीक, और नहीं पारित किया तो उसे पारित मान लिया जाता है और गवर्नर की सहमति के बाद वो एक्ट बन जाता है। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कर क्या सकता है, वो किसी भी बिल को मैक्सिमम कितने समय तक, 4 महीने तक डिले कर सकता, उससे ज्यादा नहीं कर सकता किसी ऑर्डिनरी बिल को। और मनी बिल को कितना, मैक्सिमम 14 डेज तक। मनी बिल को 14 डेज से ज्यादा कर ही नहीं सकता। यानी कि क्या होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी बिल को, किस बिल को, ऑर्डिनरी बिल को मैक्सिमम कितने समय तक, ऑर्डिनरी बिल को मैक्सिमम 4 मंथ तक डिले कर सकता है। 4 मंथ के अंदर अंदर अगर इसने पारित किया तो ठीक है,
और अगर नहीं किया तो इसे ऑटोमेटिकली क्या मान लिया जाता है, पास मान लिया जाता है। किससे? लेजिस्लेटिव काउंसिल से। और पांचवा, लेजिस्लेटिव काउंसिल मनी बिल को कितने समय तक डिले कर सकता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल मनी बिल को मैक्सिमम 14 डेज तक डिले कर सकता है। मनी बिल को मैक्सिमम 14 डेज तक डिले कर सकता है। सर इसका क्या बेनिफिट क्या है? सर इसका क्या लाभ, क्या अभी आपने बताया था कुछ समय पहले कि इसका नुकसान तो समझ में आ गया, इसका क्या मतलब वो है, ये तो समझ में आ गया। नहीं नहीं, रिजेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, दूसरी बार रिजेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। रिजेक्ट अगर जैसे रिजेक्ट करेगा फिर तो वो मतलब क्या हो जाएगा, फिर तो वो ऑलरेडी मतलब कानून बन जाएगा वो, है ना। फिर वो मतलब क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के मतलब गवर्नर की सहमति के बाद कानून बन जाएगा। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? पॉइंट नंबर 4 को, हाँ मतलब देखिए यही पॉइंट नंबर 4 को माइनर पावर, यही क्या है इसका, यही इसका एक पावर है बस। इसका एक क्या पावर कह सकते हैं, ये 4 महीने तक जो ये डिले कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्टेट के अंदर कोई भी राज्य है, वहां पर राज्य के अंदर जो लोग हैं वो अग्रेसिव हैं किसी डिमांड को लेकर के, कह रहे हैं कि हमें इसके लिए कानून बनाइए, इसके लिए कानून बनाइए, इसके लिए कानून बनाइए। मान लीजिए कि कोई राज्य है, वहां पर क्या होता है कि किसी भी मतलब जुवेनाइल के द्वारा या किसी के द्वारा मान लीजिए ऐसा कुछ मतलब बहुत बड़ा हत्याकांड हो जाता है या बहुत बड़ा कोई मतलब घटना हो जाता है, और राज्य के लोग क्या कर रहे हैं, पूरे राज्य के अंदर अग्रेसिव हैं, हमें इसके लिए कानून चाहिए, इसके लिए कानून चाहिए। ध्यान से मेरी बात को सुनना। और राज्य विधानसभा क्या करेगी, राज्य विधानसभा को मान लीजिए कि राज्य विधानमंडल को उसके लिए कानून बनाने का मतलब इच्छा नहीं है, क्योंकि वह कानून अगर बनेगा तो बहुत कड़ा कानून होगा उसमें। लेकिन राज्य के लोग उसके लिए डिमांड कर रहे हैं कि रेप के लिए फांसी की सजा दे दो, ऐसा कुछ कानून मान लेते हैं। और या चोरी के लिए फांसी की सजा, तो ऐसा कुछ कानून बना रहे। मतलब आप ये समझो कि कुछ डिमांड चल रही है स्टेट के अंदर, पूरे स्टेट में अग्रेशन है, और राज्य विधानसभा क्या करेगी, राज्य ठीक है मैं इसके लिए कानून बनाऊंगा, और उसके लिए क्या करेगी, एक बिल इंट्रोड्यूस कर देगी विधानसभा में, और विधानसभा से पारित करके भेज देगी किसके पास, विधान परिषद के पास। और विधान परिषद क्या करेगा, उसको डिले करता रहेगा, डिले करता रहेगा, डिले करता रहेगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जब मसला तब तक क्या हो जाएगा इधर शांत, और वो बिल भी क्या हो जाएगा 4 महीने के बाद खत्म। मतलब क्या हो गया हमारा, वो क्या कहते हैं, काम भी हो गया, लाठी भी नहीं टूटा। ठीक, हमारा क्या हो गया, अरे मतलब इन फ्यूचर के लिए नितिन जी डिमांड कर रहे हैं लोग कि इन फ्यूचर में ऐसा अगर कभी हो तो ऐसा आप कड़ा कानून बनाइए। तो वो अग्रेशन कोई ज्वलंत मुद्दा है ना, उसको शांत करने के लिए क्या करेगा, विधानसभा कहेगा बिल लाएगा, लोग भी खुश कि चलो बिल आ गया है, अब कानून इस पर बनेगा। लेकिन विधान परिषद क्या करेगा, उस बिल को, लेजिस्लेटिव असेंबली कहेगा देखो हमने तो पारित कर दिया भाई, हम तुम्हारे प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने तो पारित कर दिया, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल करेगा तभी तो। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या कर रहा है, उसे डिले कर रहा है, डिले कर रहा है, डिले कर रहा है, और लगभग 4 महीने तक उसको क्या कर देगा, डिले करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। तब तक लोग जो है सुस्त पड़ जाएंगे, लोग मतलब वो जो मतलब एग्रेशन है वो खत्म हो जाएगा, वो बिल भी खत्म, लोगों का एग्रेशन भी खत्म, काम भी हो गया, लाठी भी नहीं टूटा। ये इसका एक माइनर सा क्या कह सकते हैं, बेनिफिट है। हाँ बिल्कुल जानबूझकर करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बताइए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी आगे की जो क्लास है, अगली क्लास में हम लोग हाईकोर्ट को स्टार्ट करेंगे। हाईकोर्ट अभी कुछ मुद्दे और भी हैं इसमें, है ना। आपको समझ में आ गया ना लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या पावर है, नहीं है, ठीक है। हाँ जी, नहीं नहीं कल क्लास नहीं होगी आपकी, अगर होगी मे बी, अगर होती है तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, बट चांसेस कम। कल से हाईकोर्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब कल से नहीं सॉरी, मंडे से हम लोग हाईकोर्ट को स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए, बिल्कुल सही कह रहा है, बाकी जगह पे भी, बाकी राज्यों में भी अबॉलिश कर देना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नहीं होना चाहिए चंद्रेश, है ना।
क्लियरली नहीं होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए इसे, ठीक है, क्योंकि इसका जितना काम नहीं है, मतलब वो कहता है ना, वो नहीं कि जितना मतलब वो नहीं है, इसका फायदा नहीं है, उससे ज्यादा नुकसान। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।